हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर फ्लाइट एडेप्टेशंस। जो बर्ड्स है, जो एनिमल या बर्ड्स है, वो अपने आप को वातावरण में रहने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से अनुकूल करता है ना। तो वो अपने आप को अनुकूलित कैसे करता है, इसके बारे में ये देखेंगे अपन। तो सबसे पहले एडेप्टेशन या अनुकूलन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी एनिमल हैव एबिलिटी टू मॉडिफाइड इनटू ओवन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशंस। प्रत्येक प्राणी अपने को स्वयं के वातावरण के अनुकूल परिवर्तित या ढालने की क्षमता पाई जाती है। ये क्षमता या ये एबिलिटी, कैपेसिटी अनुकूलन या एडेप्टेशंस कहलाती है। जो बर्ड्स हैं, फाइलम कोडेटा के क्लास एविज में बर्ड्स को रखा गया है। बर्ड्स आर कॉल्ड मास्टर ऑफ एयर। बर्ड्स को मास्टर ऑफ एयर भी कहा जाता है, वायु का स्वामी भी कहा जाता है। ये यंग ने 1958 में कहा। आल्सो कॉल्ड ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। चूँकि बर्ड्स होते हैं, चिड़ियाएँ होती हैं, वो बहुत सुंदर होती हैं, आकर्षक होती हैं, इसलिए इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी हैक्सले ने दी थी। बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। बर्ड्स को उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स आर डिवाइड इन 2 क्लास। जो फ्लाइट एडेप्टेशन है उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, सेकंड है इंटरनल या एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस देखो, एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस में ये पॉइंट को ये रखा गया है, उसके बाद में इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। इंटरनल या मॉर्फोलॉजी एडेप्टेशंस, इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा अपना बॉडी शेप, सेकंड होगा कॉम्पैक्ट बॉडी, थर्ड बॉडी कवर्ड विद फीदर्स, फोर्थ मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिम इनटू विंग्स, फिफ्थ होगा प्रेजेंस ऑफ बीक, सिक्स फ्लेक्सिबल नेक पाई जाती है इसके अंदर, फिर है बाइपिडल लोकोमोशन पाया जाता है, फिर है इंटरनल एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। इंटरनल या एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, सेकंड होगा मैकेनिज्म ऑफ पर्चिंग, थर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रेन या सेंस ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोस्केलेटन सिस्टम एंड वार्म ब्लडेड, इन सब के बारे में इंटरनल एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक्सटर्नल फ्लाइट एडेप्टेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। सबसे पहला पॉइंट है अपना बॉडी शेप्ड। इनकी बर्ड्स की जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड होती है, धारा रेखित होती है। ये देखो इस डायग्राम में, ये जब जैसे मछलियाँ पानी में इतराती हुई चलती हैं, वैसे ही बर्ड्स वायु में वैसे ही उड़ते हैं, ठीक है। तो इनका जो शरीर होता है स्ट्रीम लाइक होता है, वायु में उड़ने के लिए, अनुकूलन होने के लिए इसमें स्ट्रीम लाइन इनका बॉडी होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। आगे से क्या होती है, नुकुली होती है, और पीछे से भी क्या होती है, नुकुली होती है। बीच वाला भाग होता है इसका, वो चौड़ा होता है। स्ट्रीम लाइन होती है इसकी बॉडी, बॉट शेप होती है, शॉर्ट एंड लाइट बॉडी होती है, या हिंदी में कहें तो इनका शरीर होता है वो धारा रेखित होता है, नौकाकार होता है, छोटा होता है, ठीक है। सेकंड है कॉम्पैक्ट बॉडी। कॉम्पैक्ट बॉडी composed as dorsally part light but strong and ventrally heavier। इसके जो बॉडी का डोर्सल वाला भाग है, ये वाला डोर्सल वाला भाग है, ये क्या होता है, ये हल्का होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो वेंट्रल वाला भाग है, इसका जो वेंट्रल वाला भाग है, ये क्या होता है, ये भारी होता है, हैवी होता है। अटैचमेंट ऑफ विंग high on the thorax, presence of light organ like lung and sac, air sac. The heavy muscles placed centrally with sternum help in maintain balance in the air. Attachment of wing high on the thorax. बर्ड्स को देखते हैं तो इसमें ये वाला रीजन है, देखो ये वाला रीजन इसका हेड वाला भाग है, ये इसका नेक वाला रीजन है, ये इसका थोरेसिक वाला रीजन है, और ये एब्डोमिनल वाला भाग है, और ये टेल वाला रीजन है इसका। तो ये थोरेसिक वाला भाग है,
इस थोरेसिक वाले भाग में विंग्स अटैच रहते हैं, विंग्स आगे की तरफ अटैच रहते हैं थोरेसिक वाले भाग में। और प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑर्गन लाइक लंग्स, इसके अंदर जो हल्के ऑर्गन भी पाए जाते हैं, हल्के अंग भी पाए जाते हैं, जैसे लंग और एयर सैक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द हैवी मसल्स प्लेस्ड सेंट्रली विद स्टर्नम, जो हैवी मसल्स होती हैं वो स्टर्नम से सेंट्रली जुड़ी हुई होती हैं और जो हेल्प करती हैं इसमें एयर के अंदर इसको बैलेंस करने में मेंटेन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी कवर्ड विद फीदर्स। जो विंग्स होते हैं, इनकी जो विंग्स हैं वो फीदर से बने हुए होते हैं। इसकी जो बॉडी होती है पूरी फीदर से कवर रहती है, द फीदर्स आर स्मूथ, फीदर्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं। डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड प्रोवाइड लाइट वेट टू बॉडी वेट, फीदर्स आर हेल्प इन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इनकी दो देखो, इसमें अलग अलग प्रकार के फीदर्स पाए जाते हैं, ये इसमें फीदर्स हैं, अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग फीदर्स पाए जाते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी फीदर से कवर्ड रहती है। और इसके अंदर जो विंग्स पाए जाते हैं, विंग्स के अंदर विंग्स होते हैं वो फीदर से मिलकर बने होते हैं। ये देखो, ये विंग्स है और ये एक फीदर है, जैसे ये एक फीदर है, ये दूसरा फीदर है, ये तीसरा फीदर है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा विंग्स अनेक फीदर से मिलकर बना होता है। और ये फीदर्स होते हैं बॉडी लाइट वेट टू बॉडी वेट, शरीर के वजन के हिसाब से इनको हल्का महसूस होता है। ठीक है, और ये जो फीदर्स होते हैं ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी मददगार होते हैं। जैसे इसके अंदर अगर सर्दी का मौसम हो या ठंड वाले स्थान में ये जाते हैं ये बर्ड्स, तो इन फीदर्स के अंदर एयर भरी होती है। ठीक है, एयर भर लेते हैं ये फीदर्स के अंदर, जो ये टेम्परेचर होता है ये बाहर नहीं निकलने देते बॉडी का ये फीदर्स होते हैं बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं, एनवायरनमेंट में नहीं लॉस नहीं होने देते टेम्परेचर का। इस तरीके से ये जो ठंडे जो वातावरण होते हैं उसके अंदर बर्ड्स ठंड में इनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। और जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये इन फीदर्स में हवा भर लेते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन हवा भर कर इस बॉडी के टेम्परेचर इनको फीदर्स के थ्रू बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट है अपना मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिम इनटू विंग्स। इसके जो फोरलिम होते हैं, आगे वाले पैर होते हैं, वो विंग्स में रूपांतरित यानी पंखों में रूपांतरित हो गए। ये हमें इस बात से पता चलता है, ये देखो इसके अंदर ये एक विंग्स है जो फोरलिम से मॉडिफाइड हुआ है। इसमें फोरलिम में देखो बोन्स पाई जाती हैं, एक तो हुमर्स बोन पाई जाती है, रेडियस अल्ना पाई जाती है। ये जो बोन्स होती हैं ये इसके विंग्स की जो बोन होती हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। जो ये देखो हुमर्स है, ये रेडियस अल्ना है और ये मेटाकार्पल है, ये फ्लेंजेज है। ये जो फोरलिम में पाई जाने वाली बोन्स इसके विंग्स में भी पाई जाती हैं। ये प्रूव करती हैं कि ये जो विंग्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो फोरलिम से हुआ है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंस ऑफ बीक यानी चोंच का पाया जाना। बर्ड्स लैक टीथ, बर्ड्स की बीक होती है वो इसको भोजन ग्रहण करने में हेल्प करती है। इसके द्वारा बीक के द्वारा ये भोजन ग्रहण करता है और जब कहीं बैठता है तो नेक को गर्दन को इधर उधर करने में भी ये बीक क्या करती है, मदद करती है। ये बीक हॉर्नी होती है और इसके बीक के अंदर जो टीथ पाए जाते हैं वो टीथ नहीं पाए जाते। इसकी बीक होती है, चोंच होती है, चोंच के अंदर टीथ नहीं पाए जाते। इसके वजन को कम करने के लिए, शरीर के वजन को कम करने के लिए इसकी बीक के अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं। फिर है नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल नेक। जो इसकी गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। वो ये 360 डिग्री 360 डिग्री घूम सकती है ना। नेक्स्ट है बाइपिडल लोकोमोशन। बाइपिडल लोकोमोशन यानी द्विपादीय गमन। हाइंड लेग हेल्प इन बैलेंस एंड सपोर्ट द इंटायर वेट ऑफ द बॉडी। देखो
जो इसके ये 2 पैरों से चलता है। हाइंड लेग पीछे वाले जो पैर होते हैं वो इसके बॉडी को बैलेंस करते हैं, इसके पूरी बॉडी का वेट को सपोर्ट करते हैं। ये जो सेंट्रल में लगे होते हैं पीछे से थोड़ा सा आगे की ओर स्थित होते हैं, जो ये सेंट्रल की ओर स्थित होते हैं देखो, तो ये पूरी बॉडी को क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। ये बाइपेडल लोकोमोशन पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इंटरनल फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स के अंदर हम आंतरिक अडेप्टेशन, फ्लाइट एडेप्टेशन देखेंगे कि बर्ड्स के अंदर होते हैं, वो अंदर क्या क्या संरचनाएं होती हैं जो इसके शरीर का भार होता है वो कम करती हैं, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस में इस स्केलेटन सिस्टम के बारे में देखेंगे कि इसका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो कैसा होता है। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती है, वायु कोश युक्त होती हैं, जिन्हें न्यूमेटिक बोन कहते हैं। इनकी जो बोन्स होती हैं अंदर से होलो होती हैं, खोखली होती है, जिसके अंदर वायु भरी हुई होती है। इन होलो बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे स्कल के बारे में, इसकी खोपड़ी की हड्डियों के बारे में। हड्डियों की संख्या स्कल में बहुत कम होती है और सूचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। सूचर्स क्या होते हैं, देखो 2 हड्डियाँ होती हैं, 2 हड्डियों के जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिलती हैं उसके जो बीच वाली मार्जिन होती है उसको सूचर्स बोलते हैं, और ये सूचर्स होते हैं इन बर्ड्स की स्कल में एब्सेंट होते हैं। सेकेंड है सिंगल ओसिपिटल कॉन्डाइल ऑन लोअर साइड्स। जो ओसिपिटल कॉन्डाइल होता है ये सिंगल होता है। ओसिपिटल कॉन्डाइल सिंगल होने की वजह से हमारे अंदर देखो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल होती हैं, जिस वजह से हमारी जो गर्दन होती है वो 180 डिग्री ही घूम सकती है। ठीक है, और जो बर्ड्स होते हैं उसके अंदर सिंगल ओसिपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। इस सिंगल ओसिपिटल कॉन्डाइल की वजह से इसकी जो बॉडी होती है वो चारों तरफ यानी 360 डिग्री अपनी जो नेक होती है, गर्दन होती है, उसको 360 डिग्री घुमा सकता है, चारों तरफ इसको घुमा सकता है अपनी गर्दन को। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर एक ही या सिंगल ओसिपिटल कॉन्डाइल पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है आई ऑर्बिट लार्ज। इसके अंदर जो आई ऑर्बिट होती है वो बहुत लार्ज होती है, बड़ी होती है, क्योंकि उसको आसमान से क्या धरती पर देखना होता है, नीचे देखना होता है, इसलिए इसकी आई ऑर्बिट होती है वो लार्ज होती है। नेक्स्ट है सिंगल इंटर ऑर्बिटल बोनी सेप्टम। 2 आँखों के बीच जो इसकी 2 आँखों के बीच में स्कल के अंदर 2 आँखों के बीच में जो पार्टीशन वॉल होती है उसको इंटर ऑर्बिटल बोनी सेप्टम कहा जाता है, वो सिंगल होता है। इंटर ऑर्बिटल बोनी सेप्टम इसके अंदर सिंगल होता है। नेक्स्ट है बीक हॉर्नी होती है। इसकी जो बीक होती है वो हॉर्नी होती है और टिथ एब्सेंट इन जा के अंदर जो टिथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसके शरीर का भार कम करने के लिए इसके अंदर जा भी एब्सेंट और टिथ भी एब्सेंट होते हैं। और बीक होती है, चोंच होती है, इसकी हॉर्नी होती है। नेक्स्ट है रिड की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम के बारे में देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री मोर इन नंबर एंड दियर जॉइंट्स आर सैडल लाइक। सर्वाइकल वर्टिब्री कौन सी होती है, जो इसकी गर्दन लंबी होती है, गर्दन में पाए जाने वाली जो बोन्स होती है उनको सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं, और ये संख्या में अधिक होती हैं। गर्दन लंबी होती है तो ये संख्या में सर्वाइकल वर्टिब्री अधिक होंगी। दियर जॉइंट्स, और ये सैडल, इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो सैडल लाइक होते हैं। सैडल लाइक होने से इनकी ये गर्दन को इधर उधर घुमा सकता है। नेक्स्ट देखो लास्ट सर्वाइकल एंड फर्स्ट 3 थोरेसिक वर्टिब्री। जो लास्ट सर्वाइकल है बोन है, जो सर्वाइकल बोन है, लास्ट सर्वाइकल बोन और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं, उसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट से थर्ड जो थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं और लास्ट सर्वाइकल एंड फ्यूज, ये फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज्ड टू फॉर्म फ्यूज्ड थोरेसिक, फ्यूज होकर के फ्यूज्ड थोरेसिक का निर्माण या फॉर्मेशन करती हैं। और जो लास्ट 3 देखो थोरेसिक वर्टिब्री 3 तो फ्यूज होकर के सर्वाइकल वर्टिब्री के साथ में फ्यूज होकर के क्या बना लेती है, फ्यूज थोरेसिक बना लेती हैं। इसकी जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री होती है वो और 6 लंबर
और 2 सैक्रल एंड 7 कॉडल वर्टिब्री फ्यूज होकर के सिन सैक्रम का निर्माण कर लेती हैं। सिन का मतलब होता है जुड़ना, तो ये सारी वर्टिब्री जुड़ करके सिन सैक्रम का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, देखो फिर है पोस्टीरियर कॉडल वर्टिब्री फ्यूज, पोस्टीरियर कॉडल वर्टिब्री फ्यूज्ड टू फॉर्म पाइगोस्टाइल फॉर अटैचमेंट ऑफ टेल फीदर्स। जो पोस्टीरियर कॉडल वर्टिब्री होती हैं वो फ्यूज होकर के पाइगोस्टाइल का निर्माण कर लेती हैं और ये इस पर पाइगोस्टाइल पर जो टेल फीदर्स होते हैं वो अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें गीडल के बारे में देखते हैं। 2 गीडल होती हैं, एक तो पेक्टोरल गीडल होता है, एक पेल्विक गीडल होता है। जो पेक्टोरल गीडल है, सबसे पहले हम पेक्टोरल गीडल के बारे में देखेंगे। जो पेक्टोरल गीडल होता है वो 2 हड्डियों से या 2 बोन से मिलकर बना होता है। जो हाथ या जो कंधे वाला रीजन है यहाँ पे पेक्टोरल गीडल पाई जाती है, शोल्डर वाला भाग है वहाँ पे पेक्टोरल गीडल पाई जाती है। पेक्टोरल गीडल के अंदर 2 बोन्स पाई जाती हैं। फर्स्ट है केराकोइड एंड सेकंड है स्केपुला बोन पाई जाती हैं, और जो तीसरी बोन है सुप्रा स्केपुला बोन होती है वो इसके अंदर एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। फिर है केराकोइड एंड स्केपुला बोन के बीच का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो 90 डिग्री से कम होता है। फिर गेनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिट होता है। फिर है फोरामेन ट्राइजियम का निर्माण फर्कुला बोन के सहयोग से बनता है। यहाँ से फ्लाइट मसल्स गुजरती हैं जो पंखों का संचालन करती हैं। ये देखो, ये पेक्टोरल गीडल है और इसके अंदर ये 2 बोन्स हैं। एक तो ये केराकोइड बोन्स है, ये केराकोइड बोन्स है, और भी देखेंगे इसका, तो ये केराकोइड बोन्स है और ये है स्केपुला बोन। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री से भी कम एंगल से, ये जो एक दूसरे पर जो बोन बनाती है वो 90 डिग्री से कम का बोन एंगल बनाती हुई प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इन दोनों, ये जो स्केपुला और केराकोइड बोन वाले जंक्शन वाले भाग पर एक कैविटी पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? गेनोइड कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर ह्यूमरस का हेड फिट होता है। यहाँ पे ह्यूमरस जो अगली हड्डी होती है, हाथ की जो हड्डी होती है जो विंग्स में रूपांतरित हो गई, वहाँ पे इसका ह्यूमरस फिट होता है। ठीक है, फेरामोन ट्राइजियम, फेरामोन का मतलब होता है छिद्र, ट्राइजियम का मतलब होता है जहाँ पे 3 हड्डियों का जो संगम होता है उसको ट्राइजियम बोलते हैं। तो फेरामोन ट्राइजियम का निर्माण फर्कुला बोन के सहयोग से बनता है। यहाँ से फ्लाइट मसल्स गुजरती हैं जो पंखों का संचालन करती हैं। ये देखो, इसका इनर व्यू देखते हैं। ये इसकी कैराकोइड, ये पेक्टोरल गीडल ही है, इसका इनर व्यू है इसका। ये कैराकोइड बोन है और ये है स्केपुला बोन। और ये तो 2 बोन तो ये होगी केराकोइड बोन और एक स्केपुला बोन, और जो तीसरी बोन है वो फर्कुला बोन है। वो यहाँ पे फर्कुला बोन होती है, वो चिमटे के आकार की होती है और ये इस तरीके से यहाँ पे होती है। और ये वाला जो भाग होता है यहाँ पे जो अटैच रहता है इससे, 3 बोन हो गए यहाँ पे, एक तो केराकोइड बोन और एक स्केपुला बोन और तीसरी है ये फर्कुला बोन जो यहाँ पे अटैच रहती है इससे। और ये तीनों बोन जहाँ से अटैच होती है वहाँ पे एक छिद्र या एक स्पेस बचता है जिसको फोरामन ट्राइजियम कहा जाता है। फोरामन ट्राइजियम 3 जो बोन होती है उनके संगम स्थान में जो स्पेस बचता है उसको फोरामन ट्राइजियम कहा जाता है। और इसी फोरामन ट्राइजियम के मध्य से यहाँ से क्या गुजरती हैं? फ्लाइट मसल्स गुजरती हैं। और ये जो फ्लाइट मसल्स होती हैं ये विंग्स का संचालन करती हैं, पंखों का संचालन करती हैं। देखो, ये यहाँ से फोरामन ट्राइजियम से ये विंग फ्लाइट मसल्स गुजरती हैं। जब ये फ्लाइट मसल्स नीचे की ओर होती हैं तो विंग्स क्या होते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लाइट मसल्स होती हैं जब ऊपर की ओर जाती हैं, रिलैक्स की कंडीशन में आती हैं, तो ये विंग्स होते हैं वो नीचे की ओर मूव करते हैं। इस तरीके से ये इसके अंदर पेक्टोरल गीडल की संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर पेल्विक गीडल। पेल्विक गीडल इसके अंदर बड़ी होती है, चपटी होती है और सुविकसित होती है। पेल्विक गीडल होती है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है इलियम, सेकंड है इस्चियम, थर्ड है प्यूबिस, और एक इसके अंदर स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को एसिटाबुलम बोलते हैं। इसलिए इस प्रकार जो पेल्विक गीडल होती है वो
तीन तीन तो बोन से मिलकर बनी होती है और एक स्पेस से मिलकर बनी होती है। 3 बोन कौन सी? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, और एक स्पेस एसिटाबुलम से मिलकर बनी होती है। पेल्विक गिडल इलियम प्री एसिटाबुलर एवं पोस्ट एसिटाबुलर इलियम में स्पष्ट होती है। इस्चियम पोस्ट एसिटाबुलर इलियम के नीचे स्थित होती है और प्यूबस पतली लंबी छड़ के समान प्री प्यूबस उपस्थित होता है। एसिटाबुलम में फीमर का हेड फिट होता है। ये देखो मैंने बताया है कि जो पेल्विक गिडल होती है 3 प्रकार की बोन से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है इलियम, सेकंड है इस्चियम, थर्ड है प्यूबिस और एक स्पेस है जिसको एसिटाबुलम बोलते हैं। ये 4 भागों से मिलकर बनी होती है। जो इलियम होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। आगे वाले भाग को प्री एसिटाबुलर इलियम बोलते हैं और पीछे वाला भाग है इसको पोस्ट एसिटाबुलर इलियम कहा जाता है। और पोस्ट एसिटाबुलर इलियम के पीछे ये इस्चियम प्रेजेंट होता है और इस्चियम के नीचे देखो ये पतली लंबी छड़ के समान ये प्यूबिस पाई जाती है। ठीक है, और ये प्यूबिस का आगे वाला भाग है, छोटा सा ये वाला भाग है, इसको प्री प्यूबिस कहा जाता है। और यहाँ पे ये देखो ये एक स्पेस पाया जाता है जिसको एसिटाबुलम कहा जाता है। इस तरीके से ये पेल्विक गिडल, इस तरह की संरचना पेल्विक गिडल की होती है। देखो अगला है स्टर्नम। फ्लाइट मसल्स को आदान प्रदान करने के लिए कील बड़ी और सुविकसित होती है। देखो जो स्टर्नम होता है, जो वेंट्रल वाला भाग है, बर्ड्स के जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक कील पाया जाता है। कील देखो इस आकार का इसमें कील होता है और ये कील के यहाँ पे देखो यहाँ चारों तरफ ये फ्लाइट मसल्स अटैच रहती हैं इस कील से। ठीक है, इधर की साइड में भी ये फ्लाइट मसल्स क्या होंगी? अटैच होंगी। और ये जो फ्लाइट मसल्स हैं आगे जाकर जो हमने पढ़ा था ना पेक्टोरल गिडल के अंदर फोरामेन ट्राइजियम, ये जो फ्लाइट मसल्स है फोरामेन ट्राइजियम से गुजरती हैं और फेरोमेन ट्राइजियम से गुजरते हुए ये विंग से अटैच रहती हैं। तो देखो ये जो आधार प्रदान करता है कील होता है वो फ्लाइट मसल्स को आधार प्रदान करता है। जब इन फ्लाइट मसल्स के अंदर खिंचाव उत्पन्न होगा तो ये विंग्स होते हैं वो ऊपर की ओर उठेंगे और जब इनके अंदर रिलैक्सेशन होगा तो ये जो विंग्स होते हैं वो नीचे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्टर्नम होता है वो फ्लाइट मसल्स ये विंग्स के मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिब्स। रिब्स में देखो कैपिटुलम और ट्यूबरकुलम व अनसिनेट प्रोसेस युक्त होती हैं। जो इसकी रिब नॉर्मली जो रिब्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है? नॉर्मली रिब्स के अंदर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 2 बोन्स पाई जाती है, ट्यूबरकुलम और कैपिटुलम, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके बर्ड्स के अंदर अनसिनेट प्रोसेस भी एक्स्ट्रा में क्या पाया जाता है? एक अनसिनेट प्रोसेस भी पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोर लिम्स बोन। ठीक है, इसमें 4 लिम्ब में कार्पोमेटाकार्पस बोन प्रेजेंट होती है। देखो 4 लिम्ब है जो पंखों में रूपांतरण हो गया 4 लिम्ब का, विंग्स में रूपांतरण हो गया इसका। तो देखो ये जो 4 लिम्ब है इसके अंदर हमने देखा था कि 2 बोन्स होती हैं। इसके अंदर जो बोन्स होती हैं उसको ह्यूमर्स बोलते हैं और रेडियस अल्ना बोन्स इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा नॉर्मली बोन्स तो 4 लिम्ब के अंदर ह्यूमर्स, रेडियस अल्ना पाई जाती हैं और इसके अलावा इसके अंदर कार्पोमेटाकार्पस बोन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये इस डायग्राम में देखो ये वाली है, इसके अंदर ये वाली है, ये क्या है? ह्यूमर्स है और ये जो 2 बोन्स हैं एक तो है रेडियस और दूसरी क्या है? अल्ना। ठीक है, अल्ना, ह्यूमर्स, रेडियस, अल्ना और ये तीसरी इसके अंदर कार्पोमेटाकार्पस पाई जाती है। फिर है हाइंड लिम्ब में नॉर्मली हाइंड लिम्ब के अंदर जो पाई जाती है वो फीमर पाई जाती है, फीमर प्रेजेंट होती है और टिबिया फिबुला बोन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें टार्सो मेटाटार्सल बोन भी प्रेजेंट होती है। देखो ये वाला है, ये वाली बोन है, इसके अंदर ये क्या है?
फीमर है, और ये वाला है इसके अंदर, ये टिबिया फिबुला है, टिबिया फिबुला है। और इसके अलावा इसमें टार्सो मेटाटार्सस बोन भी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। टीथ एब्सेंट इन बीक, इसकी जो चोंच होती है, बीक होती है, उसके अंदर टीथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्रॉप वेल डेवलप्ड, क्रॉप होता है वो वेल डेवलप्ड होता है फॉर फीडिंग क्रॉप मिल्क टू यंग वन। देखो सबसे पहले बर्ड्स के अंदर जो बीक होती है, बीक के अंदर टीथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, टीथ एब्सेंट होने के बाद इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल में इसोफेगस के नीचे क्या पाया जाता है, एक थैलीनुमा संरचना, विशेष संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, क्रोप कहा जाता है। और ये क्रोप होता है, ये इसके शिशु होते हैं, ये वहाँ से दुग्ध यानी क्रॉप मिल्क का सिक्रेशन किया जाता है ना, तो फीडिंग के लिए हेल्पफुल होता है ये। फिर है गिजार्ड, गिजार्ड वेल डेवलप्ड फॉर ग्राइंडिंग फॉर फूड। जो गिजार्ड होता है, इस डायग्राम में देखो ये गिजार्ड है, ये क्रॉप है। गिजार्ड होता है वो क्रॉप के नीचे एक संरचना, विशेष संरचना पाई जाती है जिसको गिजार्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर बीक के जो बैट्स होते हैं, बैट्स की बीक के अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं। टीथ एब्सेंट होने की वजह से फूड को कुतरने या पीसने का काम कौन करता है, ये गिजार्ड करता है। ठीक है, ग्राइंड करता है ये फूड को। ये वेल डेवलप्ड होता है ये, और ये इसका काम क्या है, फूड को ग्राइंड करना। ठीक है, टीथ के अंदर, इसके बीक के अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं, तो फूड को ग्राइंड कौन करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कौन चेंज करेगा, है ना। तो इसके लिए विशेष संरचना पाई जाती है जिसको गिजार्ड कहा जाता है, जो फूड को ग्राइंड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके अंदर रेक्टम, जो एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम भाग होता है जिसको रेक्टम कहा जाता है, वो रिड्यूस होता है ना, रिड्यूस होता है रिजल्टिंग क्विक डिफिकेशन ऑफ फूड रेजिड्यू। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, रेक्टम एब्सेंट होता है या रिड्यूस होता है, इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इसकी बॉडी में क्या स्टोर नहीं होता है, वो डायरेक्ट बाहर, बॉडी से बाहर लगातार बाहर पास आउट हो जाता है। ठीक है, स्टोर नहीं होता, क्योंकि शरीर का वजन कम करना है, शरीर का भार कम करने के लिए जो रेक्टम होता है वो एब्सेंट होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो डायरेक्ट बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है ना, इसलिए वो क्या होता है, स्टोर नहीं होता। फिर है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे तो इसके अंदर हार्ट लार्ज होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, नो मिक्सिंग ऑफ प्योर इन इम्प्योर ब्लड। हार्ट होता है वो बहुत बड़ा सूचित होता है और 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर में इसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंटिकल पाए जाते हैं, और 2 ऑरिकल और 2 वेंटिकल अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने की वजह से जो बर्ड्स की ब्लड होता है, बर्ड्स के अंदर जो ब्लड होता है वो उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती, प्योर इम्प्योर ब्लड होता है, उनको वो उनकी मिक्सिंग नहीं होती है ना। प्योर ब्लड अलग होता है और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, अलग होता है। और चूँकि जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं, उड़ने के लिए उनको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट करने के लिए, पूरी करने के लिए इसमें देखो आरबीसी विद हाई क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है आरबीसी के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो O2 को कैरी करता है, उन्हें O2 ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करता है और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसके अंदर हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इसमें फास्ट ब्लड सर्कुलेशन कीप्स द बॉडी टेम्परेचर 110 डिग्री फेरेट। इसका जो इसके बर्ड्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होती है, और ये फास्ट होती है तो इसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 110 डिग्री फेरेट होता है, उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है
रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स विद एयर सैक, लंग्स पाए जाते हैं और लंग्स के साथ ही एयर सैक भी इसके अंदर पाए जाते हैं। एयर सैक प्रोवाइड एयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस होती है, एक्सपायरेशन की प्रोसेस के दौरान एयर सैक एयर प्रोवाइड करता है लंग्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एयर सैक मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर हो, एयर सैक होते हैं बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। ये देखो इस डायग्राम के अंदर ये क्या है, ये लंग्स है, ये इसके नॉर्मली लंग्स पाए जाते हैं और ये लंग्स के साथ में ये विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या वो ये बाहर की तरफ, लंग्स के बाहर की तरफ एक विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। इन विशेष संरचनाओं को क्या बोला जा रहा है, एयर सैक। और ये लोकेशन के हिसाब से एयर सैक को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे एब्डोमिनल वाले रीजन में है तो ये इसको एब्डोमिनल एयर सैक बोल दिया, और ये थोरेसिक वाले भाग में है तो थोरेसिक एयर सैक बोला गया इनको, और ये सर्वाइकल वाले भाग में एयर सैक पाए जाते हैं तो इसको सर्वाइकल एयर सैक कहा गया। जो एयर सैक होते हैं, नॉर्मली जो एयर होती है वो लंग्स में प्रवेश करती है, लंग्स में प्रवेश करती है एयर सैक, लंग्स में प्रवेश एयर होती है वो वायु होती है, हवा होती है, वो लंग्स में प्रवेश करी। लंग्स में प्रवेश करने के बाद जो एयर सैक इस पे लगे हुए होते हैं, बाहर की तरफ जो एयर सैक लगे होते हैं इसके अंदर, इन एयर सैक के अंदर ये हवा होती है, ये भर जाती है, हवा भर जाती है। हवा भरने के बाद में हवा इसके अंदर एयर सैक के अंदर हवा भर जाती है। हवा भरने के बाद में जो लंग्स होता है, यहाँ पे भी एयर पाई जाती है, जो इसमें O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो एयर सैक के अंदर O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, वो लंग्स में ही होता है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन तो लंग्स में ही होता है, लेकिन जब O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, इंस्पायरेशन की प्रोसेस के थ्रू हवा अंदर आती है और O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, और एक्सपायरेशन की प्रोसेस इसको करनी होती है। तो एक्सपायरेशन की प्रोसेस के अंदर ये O2 CO2 तो बाहर निकल जाती है, लंग से एयर बाहर निकलेगी, ठीक है। और जो लंग से एयर बाहर निकलेगी और जो एयर सैक के अंदर जो एयर भरी रहती है, ये जो एयर सैक है इसके अंदर जो एयर भरी रहती है, हवा भरी रहती है, वो शुद्ध होती है, ऑक्सीजनेटेड होती है, ठीक है। तो ये जब गुजरेगी यहाँ से लंग से होकर ही तो बाहर निकलेगी, तो ये लंग से होती हुई जब बाहर निकलती है तो लंग्स को जब इंस्पायरेशन की प्रोसेस के थ्रू तो इनको शुद्ध हवा मिलती है, और एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है तो भी एयर सैक के थ्रू इनको शुद्ध हवा प्रोवाइड होती है लंग्स को, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी बॉडी में ये एयर सैक होते हैं वो अरेंज होते हैं, और ये एयर सैक बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और एक्सपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू भी ये इन लंग्स को शुद्ध हवा प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो लूप ऑफ हेनलेज ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स, जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, रेनल ट्यूब्यूल्स। इसका जो हेनले लूप होता है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है। जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो रेनल ट्यूब्यूल्स के जो हेनले लूप होता है इसके अंदर वाटर का अब्जॉर्ब किया जाता है और शोषण किया जाता है वाटर का। तो यूरिन के अंदर कम से कम वाटर, मतलब कम से कम क्या वाटर होता ही नहीं है यूरिन के अंदर, ठीक है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कोप्रोडियम ऑफ क्लोएका आल्सो अब्जॉर्ब द वाटर, और जो क्लोएका का कोप्रोडियम वाला भाग है उसके द्वारा भी क्या है, वाटर का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। शरीर का भार कम करने के लिए जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है इसके अंदर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम लार्ज होता है। ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम किसको बोलते हैं, जो जिसके अंदर ब्रेन पाया जाता है, उस बॉक्स को या उस जो हड्डी के ढांचे को, उस संरचना को, उस बॉक्स को ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहा जाता है। वो क्या होता है, बड़ा होता है। उस ब्रेन बॉक्स के अंदर ब्रेन होता है वो भी क्या होता है, लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। ब्रेन होता है वो दो भागों से, ब्रेन के दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और सेरिब्रम। वो सेरिबेलम और सेरिब्रम भी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। ऑप्टिक लोब लार्ज होता है।
इसको क्योंकि ऊंचाई से नीचे की ओर देखना होता है, इसलिए ये ऑप्टिक लोब होते हैं वो भी बड़े होते हैं। और जो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। जो इसके सूंघने के जो लोब होते हैं वो इसमें रिड्यूस होते हैं, आश्रित होते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है नॉर्मली क्या होता है, देखो लेफ्ट और राइट 2 ओवरी और 2 ओविडक्ट प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बर्ड्स के अंदर शरीर का भार कम करने के लिए इसके अंदर लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही प्रेजेंट होती है। राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। तो इसके अंदर ओनली लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट प्रेजेंट होती है, राइट ओवरी इज एब्सेंट। और एग स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और एग सेल होते हैं वो पतली होती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रेट। इसकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है, चूँकि बर्ड्स होते हैं वो उड़ने का काम करते हैं, तो जब वो उड़ान भरते हैं हवा के अंदर तो उनकी जो मेटाबॉलिक, उनको हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी। हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी करने के लिए इनकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो हाई मेटाबॉलिक रेट फॉर हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसकी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो हाई होती है। नेक्स्ट है फॉर हाई एनर्जी डिमांड द हाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड सप्लाइड बाय एक्सीलेंट रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो हाई एनर्जी की डिमांड है वो पूरी होगी। देखो ऑक्सीजन इसके अंदर देखो उड़ते हैं, उड़ने के लिए इसमें हाई एनर्जी की डिमांड होगी। हाई एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ से इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, तभी तो इसको हाई मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, और ऑक्सीजन हाई होगी तो इसकी मेटाबॉलिक रेट भी हाई होगी, और इसकी मेटाबॉलिक रेट हाई होगी तो इसकी बॉडी को हाई एनर्जी प्रोवाइड होगी। ठीक है, इस तरीके से मेटाबॉलिक रेट होती है इसकी, वो भी हाई होती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स। जो फ्लाइट मसल्स फॉर्म अराउंड 50% बॉडी वेट। इसकी बॉडी वेट का जो 50% भाग होता है वो फ्लाइट मसल्स के द्वारा बनाया जाता है। इसमें फ्लाइट मसल्स होती हैं वो पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो 2 मसल्स होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। इसके अलावा इसमें डिप्रेसिंग एंड एलिवेटर मसल्स भी पाई जाती हैं जो हेल्प इन अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ विंग्स को क्या अप और डाउन मूवमेंट करने में भी हेल्पफुल होती हैं। इस डायग्राम में देखो ये जो मसल्स आपको दिखाई दे रही है, ये जो मसल्स है ये है पेक्टोरलिस माइनर मसल्स है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ऊपर की ओर एक मसल्स और पाई जाती है जो यहाँ से यहाँ अराइज होगी, इसके अंदर ये यहाँ से यहाँ पे अराइज होगी, और ये जो मसल्स है इसको क्या बोलेंगे, पेक्टोरलिस मेजर बोलेंगे, और ये यहाँ पे किससे, ह्यूमर से जुड़ी हुई होगी है। ठीक है, ह्यूमर से जुड़ी होगी है। ऐसी मसल्स इसके अंदर यहाँ पे भी पाई जाती है, इसके ऊपर बड़ी मसल्स होगी जिसको पेक्टोरलिस मेजर कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ पर्चिंग, कि पर्चिंग क्या होती है। सबसे पहले तो ये देखो कि जब जो बर्ड्स होते हैं वो किसी डाली पर बैठते हैं, डाल पर बैठते हैं, तो जो डाल होती है उसको पर्च कहा गया। ठीक है, जब ये पक्षी होते हैं वो डाल पर बैठते हैं तो इसके पैर होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं, और आगे की ओर झुकने के कारण इनमें जो मसल्स होती हैं वो इनके जो पंजे होते हैं, पंजे इस डाल को, उस पर्च को इंटरलॉक कर लेते हैं, वहाँ पे वो जुड़ जाते हैं। वो जुड़ने से देखो इसके जो पैर होते हैं वो आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बैठते हैं तब ये, तो आगे की ओर झुकने से इसके जो पंजे होते हैं वो उस पर्च को, उस डाली को क्या होते हैं, पकड़ लेते हैं ना, उस डाली को पकड़ लेते हैं। तो पकड़ लेते हैं तो देखो पतले से तार पर भी ये जो बर्ड्स होते हैं वो आसानी से नींद भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो क्या प्रोसेस होती है, जब पक्षी डाल पर बैठता है तो पिछली टांगें क्या होती हैं, झुक जाती हैं, जिसके फलस्वरूप
टार्सो मेटाटार्सस बोन्स के बीच मीजोटार्सल संधि आगे की ओर झुक जाती है, इसलिए चारों अंगुलियों से जुड़ी फ्लेक्सर टेंडेंस खिंच जाती है। यह खिंचाव पेरोनियस एंड फ्लेक्सर परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और इन मसल्स के सिकुड़ने से अंगुलियां पेड़ की टहनियाँ शाखा पर झुक जाती है और इसे कसकर पकड़ लेती हैं। इस प्रकार पक्षी पतले से तार या रस्सी पर बैठकर भी विश्राम कर सकता है या नींद भी ले सकता है। ठीक है, इस तरीके से देखो नेक्स्ट है जो पक्षी होते हैं वो इस तरीके से जो पक्षी होते हैं वो छोटी सी डाल पर भी बैठ सकते हैं। पर्चिंग की क्रिया होती है, ये प्रोसेस होती है, पर्च को जकड़कर पकड़ लेती है पंजों से, ये प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होती है, उसको पर्चिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना वार्म ब्लेडेड। वार्म ब्लेडेड होता है जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके शरीर का, इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नियत होता है। तो देखो बर्ड्स होते हैं वो वार्म ब्लेडेड होते हैं, अर्थात इनकी बॉडी का टेम्परेचर स्थिर होता है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से 46 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, स्थिर रहता है और 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। और यह टेम्परेचर अन्य एनिमल्स की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। नियत व उच्च टेम्परेचर उड़ने हेतु आवश्यक होता है इनमें, ताकि अधिक ऊंचाई व कम ताप वाले क्षेत्रों में भी पक्षी क्रियाशील बने रहते हैं। इस तरीके से ये बर्ड्स होते हैं वो वार्म ब्लेडेड होते हैं, इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नियत होता है, स्थिर होता है। ठीक है, इस तरीके से देखो इस प्रकार अपना जो अडेप्टेशन है, फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स है, ये कंप्लीट होता है। हमने देखा कि किस तरीके से इसका शरीर का भार कम करने के लिए पक्षी को उड़ने के लिए अनुकूल अडेप्टेशंस इसके अंदर पाए जाते हैं।